नमस्कार भैया, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का विषय विज्ञान का पाठ 8 गति के बारे में पढ़ते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो गति का पाठ पढ़ते समय सबसे पहले हम गति के बारे में पढ़ते हैं। गति किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु है, यदि उसकी स्थिति में, कोई भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन होता है, जैसे वो अभी कुछ समय पहले यहाँ है, कुछ समय पश्चात उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है। सरल रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है, घूर्णन गति होती है, कंपन गति होती है। सरल रेखीय गति का मतलब होता है कि कोई वस्तु यदि सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में, तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरी होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में कोई एक बिंदु है, उसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं पर जो गति होती है, जैसे ये बिंदु है, इसके चारों ओर एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं पर जब गति होती है तो उसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे धावक दौड़ता है तो जो दौड़ने का रैंक बना हुआ होता है, तो उसकी जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। घूर्णन गति, घूर्णन गति जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू एक नोब पे घूमता है, तो उसकी जो गति होती है वो घूर्णन गति होती है। कंपन गति, कोई वस्तु कंपन करती है तो वह एक माध्य स्थिति के दोनों ओर की जो गति होती है, जिसके दोनों ओर वह गति करता है, उसे हम कंपन गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम होता है, वो भी जैसे माध्य स्थिति के दोनों ओर दौड़ता है, तो वैसे ही कंपन गति होती है। तो इसके अलावा गतियां, वैसे कुछ गतियां प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष गतियां वे होती है जो हमें दिखाई देती है, जैसे पेड़ का पत्ता हिल रहा है तो उसको हम प्रत्यक्ष गति कहेंगे। मिट्टी उड़ रही है, उसको हम प्रत्यक्ष गति कहेंगे। गाड़ी चल रही है तो उसे हम प्रत्यक्ष गति कहेंगे। अप्रत्यक्ष गति क्या होती है? जैसे हवा चल रही है, तो हवा हमें गति करती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पत्ता हिलता है, मिट्टी उड़ती है, तो हम कह देते हैं कि हवा चल रही है। हवा वैसे दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष गति है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन पत्ते हिलने को देखते हुए, मिट्टी को उड़ते हुए देख के हम ये बता देते हैं कि हवा चल रही है, तो वो अप्रत्यक्ष गति है। तो ये होते हैं प्रत्यक्ष, जो हमें दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम दूसरी गतियों को देखकर उसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। अब आते हैं मूल बिंदु। कोई भी वस्तु होती है, उसकी स्थिति को बताने के लिए कि वस्तु की स्थिति क्या है, उसकी स्थिति को बताने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता होती है कि वह उसके उत्तर में है, वह उसके दक्षिण में है, वह उसके पूर्व में कितने की दूरी पर है। तो उसकी स्थिति बताने के लिए, तो किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे अपना विद्यालय, ये रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे स्टेशन से जैसे कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर जाता है तो हम उसको अपना विद्यालय का लोकेशन बताते हैं फोन पे। तो उसको क्या बताएंगे कि स्टेशन से, अब अपना विद्यालय मान लीजिए उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में लगभग 2 किलोमीटर है, तो हमें उसका लोकेशन बताएंगे कि रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर दूरी पर हमारा विद्यालय। तो मतलब अब यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है, जिसको हमने मानते हुए, निर्देश बिंदु मानते हुए विद्यालय की स्थिति को हमने उसको बताया, तो ये जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे क्या कहलाएगा? निर्देश बिंदु कहलाएगा। वो यहाँ पे निर्देश बिंदु कहलाएगा, या उसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। तो मूल बिंदु क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति घंटाघर के पास खड़ा है, तो उसकी स्थिति बताएंगे। तो ये घंटाघर है, तो घंटाघर से पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर लगभग चलने पर अपना विद्यालय। तो हम उसको लोकेशन क्या बताएंगे? घंटाघर के पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा विद्यालय। तो यहाँ पे मूल बिंदु या निर्देश बिंदु क्या होगा? घंटाघर हो गया। तो किसी भी वस्तु को स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसको हम मानते हुए वस्तु की लोकेशन, स्थिति को हम बताते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। उसे हम मूल बिंदु कहते हैं।
अब बात करते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति वैसे तो बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे 100 मीटर की दौड़ होती है तो 100 मीटर की दौड़ में जो धावक होता है वो सीधा दौड़ता है, तो उस धावक की जो गति है वो सरल रेखीय गति होती है। जब कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर मतलब सीधे पथ पर चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीधे पथ पर दौड़ना या चलना या गति करना, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे हाईवे होती है तो लंबी रोड होती है, वो 4, 5, 10, 15 किलोमीटर की लंबी सीधी रोड होती है, क्योंकि उस पर मोड़ थोड़े कम होते हैं, तो वहां पे सरल रेखीय गति को हम देख भी सकते हैं। अब जैसे कोई उदाहरण है, जैसे हमने ये बिंदु लिया O, ये मूल बिंदु है। अब हम किसी भी वस्तु की गति को उसकी कितनी दूरी तय की उसको हम दर्शाते हैं तो मूल बिंदु से दर्शाया जाता है। तो जैसे वह वस्तु C बिंदु पर आ गई, तो C बिंदु पर आ गई, यहाँ से इधर से चलना शुरू किया, उसने C बिंदु पर आई, तो उसने C बिंदु पर आने में उसने कितनी दूरी तय की? 25 किलोमीटर। तो मतलब मूल बिंदु से C बिंदु की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। अब वो C से B पर आ गया तो उसकी दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर। वो A बिंदु पर चला गया तो उसकी दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो मतलब ये मूल बिंदु से उसकी सरल रेखीय पथ में क्या होगी? तय की गई दूरी होगी। अब वो इधर से चलना शुरू करता है तो A बिंदु पर वो कितनी दूरी पर है? 60 पे। फिर वो उधर से गति करता हुआ आया, B पर आया, तो वो उधर से उसने कितनी दूरी तय की? 60 माइनस 35, मतलब वो 25 किलोमीटर दूरी तय करके B बिंदु पर आ गया। अब इससे दूरी कितनी है? 35, उधर से कितनी होगी? 25। इस प्रकार से हम उस वस्तु की स्थिति को हम बता सकते हैं। अब हम दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो हम दोनों को साथ में पढ़ते हैं ताकि इनमें अंतर भी पता चल जाए और इनकी परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में पढ़ते हैं कि दूरी क्या होती है। दूरी किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे ये O बिंदु है जिसको हम मूल बिंदु मानते हैं कि मूल बिंदु से जब चलना शुरू करता है, यहाँ पर आया 5, फिर यहाँ पे आया 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर, तो मार्ग की जो लंबाई है वही दूरी कहलाती है। जितनी मार्ग की लंबाई होगी वही दूरी कहलाती है। अब विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है, पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण में, किस दिशा में वो चल रहा है। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी या क्या जिसको हम सीधी दूरी बोलते हैं को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन में हमेशा जहाँ से उसने चलना शुरू किया वो बिंदु और जहाँ पे उसने अपनी यात्रा खत्म की है उस बिंदु के बीच की जो लंबवत सीधी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाता है। जैसे यहाँ से उसने चलना शुरू किया, इस बिंदु पे आ गया, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 5 किलोमीटर होगी और विस्थापन भी 5 होगा। अब वो मान लीजिए यहाँ पे आ गया 30 पे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 30 और विस्थापन भी 30। अब यदि वह वहाँ से वापस चलता है, जिस बिंदु पर 30 किलोमीटर जाने के बाद है वो अपनी यात्रा वापस मूल बिंदु की ओर आता है। जैसे पहले वो पूर्व में गया, अब पूर्व से वापस वो पश्चिम दिशा में चलता है, तो यहाँ से वो यात्रा करता हुआ इस बिंदु पे आ गया, 20 किलोमीटर जो बिंदु है उस पे आ गया, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? वो गया कितना? 30, वापिस यानी 30 से 25 पे आया, इसका मतलब 5 किलोमीटर वो इधर चला है, इधर से कितना चला है? 5 किलोमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30, मतलब उल्टी दिशा में इतने किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ से वो यहाँ तक 30 किलोमीटर गया और वापस इधर आया, तो 30 और 5 35, मतलब इस बिंदु तक आने में उसने 35 किलोमीटर दूरी तय की है। लेकिन अब आपको पूछे कि इस बिंदु पर यहाँ पे जाने के पश्चात वापस आते समय इस बिंदु पर आने तक का उसका विस्थापन कितना है? तो वो 35 किलोमीटर नहीं होगा। मैंने आपको बताया विस्थापन क्या होता है? जिस बिंदु से वो यात्रा शुरू की थी और जिस बिंदु पर वो है वर्तमान में, उस बिंदु के बीच की लंबवत यानी सीधी दूरी।
तो उसने यात्रा यहाँ से शुरू की थी, वो यहाँ तक गया, वापिस इस बिंदु पे आया, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो ये दूरी है, सीधी दूरी, वो कितनी है? 25 किलोमीटर है। तो विस्थापन तो 25 किलोमीटर होगा और दूरी कितनी होगी? 35। दूरी क्या कहलाती है? अभी हमने ये पढ़ा है दूरी में कि मार्ग की लंबाई, जो उसने पथ तय किया है उसकी लंबाई, मार्ग की लंबाई, वो होती है दूरी, और विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु है उसके बीच की सीधी या लंब दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। अब मान लीजिए वो इस बिंदु पर आ गया, तो इस बिंदु पर उसकी दूरी कितनी होगी? उसके द्वारा तय की दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी, तो वो यहाँ से चलना शुरू किया, पहले यहाँ तक आया, फिर वापस यहाँ तक आया, तो यहाँ तक तो वो 30 किलोमीटर, फिर 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, तो दूरी तो हो गई 45 किलोमीटर। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की ये जो सीधी दूरी ये है, ये कितनी है? 15। तो विस्थापन होगा वो क्या होगा? 15 किलोमीटर। अब मान लीजिए वो वस्तु गति करती हुई जहां से चलना शुरू किया है वहीं पर आ गई, तो अब क्या होगा? उसकी दूरी क्या होगी? उसने यहाँ से चलना शुरू किया, 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर यहाँ पर वापस आने में लग गए, तो दूरी तो क्या होगी? 60 किलोमीटर। विस्थापन क्या हो गया? उसने चलना यहीं से शुरू किया था और वापस यहीं आ गया, तो विस्थापन है वो हो जाएगा 0 किलोमीटर। तो विस्थापन है वो 0 हो गया, लेकिन दूरी है वो कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। तो कहने का मतलब दूसरा बिंदु ये है कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी में दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है कि वो किस दिशा में गया है, वो उस पर निर्भर करेगा कि उसने जो पथ तय किया है उसकी लंबाई कितनी है, वो उसकी दूरी कहलाएगी। और विस्थापन एक सदिश राशि है, उसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे ये पहले पूर्व में गया, फिर उसने वापस आते समय पश्चिम दिशा में आया, तो वो उसकी दूरी पर डिपेंड, वो दिशा पर डिपेंड करेगा कि उसका विस्थापन क्या होगा। अब ये हो गई, तो याद रखना है दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है कि उत्तर दिशा में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। तीसरा बिंदु ये सदैव धनात्मक होती है। देखो कि अगर ये यहाँ से चलना शुरू किया, वापिस यहाँ आ गए दोनों, अब वो इस दिशा में जाते हैं, मतलब पश्चिम दिशा में वापिस जा रहे हैं इधर। अब जिस मूल बिंदु है उसके विपरीत दिशा में, इधर पहले इधर गए, अब इधर जा रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ तक जाने से लेके यहाँ तक आने तक दूरी तो कितनी हुई? 60, और विस्थापन क्या हो गया? 0। अब वो गाड़ी इधर जा रही है, मूल बिंदु के जो पहले जिस दिशा में जा रही थी उसके विपरीत दिशा में, पहले पूर्व में जा रही थी, मान लीजिए अब पश्चिम में जा रही है, तो यहाँ तक गई। अब मान लीजिए वो इस बिंदु पर आ गया 5 किलोमीटर पर इधर, तो दूरी तो कितनी हो गई? 60 तो यहाँ तक हो गए, प्लस 5 65, तो दूरी तो हो गई 65 किलोमीटर। अब विस्थापन क्या होगा? तो मूल बिंदु के विपरीत जा रहा है, विपरीत जाते ही विस्थापन है वो 0 हो, माइनस में हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो विस्थापन क्या होगा? विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसका विस्थापन होगा -5 किलोमीटर। कहने का मतलब मूल बिंदु के वो विपरीत दिशा में यदि उसकी दिशा होती है तो वो माइनस में मानी जाती है। यहाँ पे 10 पे आते ही दूरी हो जाएगी 70 और विस्थापन हो जाएगा -10 किलोमीटर। तो विस्थापन है वो मूल बिंदु से निर्देशित होकर उसकी दिशा पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब दूरी सदैव धनात्मक होती है और जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। और चौथा बिंदु जो अभी हमने पढ़ा था कि जिस बिंदु से चलना शुरू किया उस बिंदु पर आ गए, तो दूरी तो 60 किलोमीटर थी, 30 इधर गया, 30 वापस आया, 30 + 30 60, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? जहाँ से चलना शुरू किया उस बिंदु पर वापस आ गया, तो उस स्थिति में उसका विस्थापन है वो क्या हो गया? 0।
तो कहने का मतलब इसका मान कभी शून्य नहीं होता। किसका? दूरी का मान कभी भी शून्य नहीं होता और न ही कभी ऋणात्मक होता है। लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब मान लीजिए हम एक अलग पथ की बात करें, वृत्ताकार पथ में। जैसे कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में गति करता है, तो ये इसका मान लीजिए मूल बिंदु, यहाँ से चलना शुरू किया, ये मूल बिंदु O है। वो दौड़ता हुआ इस बिंदु पर आ गया, इस बिंदु पर आ गया, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो क्या होगी? दूरी तो हमेशा पथ पर निर्भर, तो दूरी तो ये जो इसने पथ तय किया है उस पर निर्भर करेगी। तो दूरी क्या होगी? दूरी होगी कि हम जानते हैं वृत्त जो होता है, वृत्त का जो परिमाप कह दें चाहे उसकी परिधि कह दें, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी उसकी परिधि कहलाती है, वो होती है 2πr। अब यहां से चलना शुरू किया, इस A बिंदु पर आया, तो ये आधा वृत्त हो गया। तो आधे वृत्त हो गया तो मतलब अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr बटा 2 से 2 कट गया πr, तो दूरी तो हो जाएगी πr। और विस्थापन क्या होगा? विस्थापन जो होगा वो होगा, ये इसका केंद्र है तो इसकी त्रिज्या r है, तो ये इसका होगा व्यास। सीधी दूरी देखनी है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की सीधी दूरी ये है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? r प्लस r, तो विस्थापन हो जाएगा 2r। कहने का मतलब इसका व्यास, तो दूरी तो हो गई πr अर्धवृत्त की, और विस्थापन क्या हो गया? 2r, मतलब उसका वृत्त का व्यास इस बिंदु पर। अब वो मान लीजिए A से गति करता हुआ वापिस आ गया O बिंदु पर, जहाँ से चलना शुरू किया उस बिंदु पर आ गया, तो उस दौरान उसने एक चक्कर पूरा किया, तो दूरी तो हो जाएगी 2πr, एक वृत्त की परिधि पूरी। और विस्थापन क्या हो गया? जहाँ से चलना शुरू किया उस बिंदु पर वापस आ गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि जिस बिंदु से चलना शुरू किया उसी बिंदु पर पहुंच गया, तो उसका विस्थापन हो गया 0। तो ये है वृत्ताकार पथ में, और ये हमने पढ़ी सरल रेखीय पथ में। इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो गति से संबंधित पाठ चल रहा है। आज हमने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा, तो परीक्षा में दूरी विस्थापन किसे कहते हैं, इनकी परिभाषाएं लिखी हुई है, इनमें अंतर लिखा। इनका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ऐसा है मात्रक है वो, दोनों का ही मीटर, क्योंकि दूरी है। विस्थापन भी एक वैसे दूरी होती है, तो वैसे इसका मात्रक भी मीटर होता है, इसका मात्रक भी मीटर। परीक्षा में दूरी और विस्थापन में अंतर पूछते हैं, तो 4 अंतर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आप लिख सकते हैं। बाकी हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।